नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर हल करवाऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, प्रीवियस ईयर का ये 2017 का पेपर है और उसी का सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, फिर देखिए थर्ड ऑप्शन है CaO और फिर चौथा ऑप्शन है CaCO3। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा CaCO3, यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में और चौथा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका सही ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। देखिए, सोलर सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका जो आ ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन बी। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो वो विटामिन बी की कमी से होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आलू में, दूसरा ऑप्शन है शकरकंद में, तीसरा ऑप्शन है अदरक में और चौथा ऑप्शन है गन्ना में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद में। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है, शकरकंद में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका हैंड पंप, दूसरा ऑप्शन है चाकू, तीसरा ऑप्शन है देखिए ट्राली और चौथा ऑप्शन है फावड़ा। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सा, यानी कि ट्राली। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है उसको क्या कहते हैं, ट्राली। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर अब देखिए अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। यानी कि अभी तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन चल रहे थे जो कि 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, लिखिए। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, लिखिए। तो देखिए, मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मैल्पीगियन निसर्ग नलिकाएं की मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। मैल्पीगियन यानी कि निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है अम्ल और क्षार दिए गए हैं।
तो देखिए अम्ल कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए HNO3 और फिर H2SO4 और फिर HCl, ये क्या हो जाएंगे, ये अम्ल हो जाएंगे। और जिनके साथ में OH जुड़ा होता है उन्हें क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए NaOH हो जाएगा और KOH हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा और MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये जो है हो जाएंगे क्षार, और जो ये हैं ये क्या हो जाएंगे, ये अम्ल हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो यहाँ पर देखिए Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो देखिए संयोजकता इसकी हो जाएगी 3। तो इस प्रकार से जो है इसका 3 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि लोहे की संयोजकता Fe2O3 में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संवहन विधि। तो इस प्रकार से अब जो है अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन भी समाप्त हो गए हैं। अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? फिर लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड? रासायनिक अभिक्रिया लिखें, इसकी जो है रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, धातुएं ऑक्सीजन के संयोजक से भास्मिक ऑक्साइड बनाती हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस जो होता है वो पत्र क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। तो देखिए डिबलर क्या है, यह रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र है। यह रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। देखिए इससे क्या बोए जाते हैं, डिबलर से गेहूं बोए जाते हैं। फिर देखिए कल्टीवेटर क्या है, तो देखिए ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। इससे मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है। इन यंत्रों से श्रम एवं समय की बचत होती है, यानी कि इन यंत्रों के उपयोग से क्या होता है कि जो है हमको ज्यादा जो है परिश्रम नहीं करना पड़ता है और समय की भी बचत हो जाती है। फिर देखिए नीचे अगला क्वेश्चन है, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो देखिए परिवेशीय स्वच्छता, इसके अंतर्गत परिवेश की सफाई, कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई आती है। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश स्वच्छता के द्वारा परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वच्छता रक्षा से है। यदि परिवेश में स्वच्छता होगी तो इसका लाभ समाज को भी होगा। स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने के लिए परिवेशीय स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना होगा। परिवेशीय स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने पास पड़ोस में किसी प्रकार की गंदगी रहने दें। पड़ोसियों को इसके बारे में बताएं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई अभियान में योगदान दें। यानी कि अपने पास पड़ोस में हमको क्या करना है कि गंदगी न रहने दें, और जो है अन्य लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें कि अपने पास पड़ोस जो है गंदगी न फैलाएं और अपने पास पड़ोस सफाई रखें। फिर देखिए आगे है, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई अभियान में योगदान दें। अपने पड़ोस में गंदगी के ढेर ना हो, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं। देखिए जब गंदगी होगी तो वहां पर जो है स्वास्थ्य
लोगों का खराब होगा, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, ये सभी को पता है। इसलिए अपने पास पड़ोस हमेशा जो है स्वच्छ रखना है, यानी कि अपने आसपास हमेशा सफाई रखनी है। फिर देखते हैं आगे। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग जान लीजिए कि जो है विज्ञान में एक चित्र बनाने के लिए भी आता है, तो इसलिए आप लोग जो है चित्र भी जो भी दिए हुए हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, और जो है नामांकित चित्र बनाना है तो उसका जो है नामांकन भी आप लोग करना सीख लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए और इसी टाइप से आप लोगों को बनाना है। यहाँ पर देखिए नासा मार्ग ये हो जाएगा, मुख गुहा है ये ग्रसनी है, और फिर ये देखिए कंठ छद, और फिर ये श्वसन नाल है, ये श्वसन नलिकाएं हैं, और ये श्वसनी है, और ये फेफड़ा है। तो इस प्रकार से देखिए बना करके आप लोगों को नामांकन इसका करना है। फिर देखिए यहाँ पर हृदय भी दिया हुआ है, धमनी, सिरा, ये सारा कुछ यहाँ पर जो है इसमें दर्शाया गया है। तो इसको आप लोग चित्र बना करके क्लियर कर लीजिए, और जो है नामांकन भी इसका करके करना जो है सीख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं। हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं। ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। तो देखिए ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधनों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं। पहला उपाय है देखिए ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। दूसरा है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जबकि इनका उपयोग अति आवश्यक हो, यानी कि इनका उपयोग तभी करना चाहिए जब इनका उपयोग अति आवश्यक हो तथा अन्य कोई विकल्प ना हो, तभी इनका जो है उपयोग करना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट है ईंधन की कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसे जो है वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जो ईंधन जिसमें जो है ईंधन की कम खपत हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। देखिए विटामिन ए में कहा गया है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, सभी को पता होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होती है। फिर देखिए लक्षण क्या है, देखिए लक्षण चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर हो जाती हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ पर देखिए चर्म रोग और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं। फिर देखिए इसके उपाय क्या हैं, तो यहाँ पर उपाय देख लीजिए विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टरी सलाह जो है हमको लेना चाहिए, यानी कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको क्या करना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और विटामिन ए से युक्त पदार्थों का हमको सेवन करना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर से अपनाएंगे। भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर से अपनाएंगे लिखिए। वो तरीके आप लोगों को जो है लिखना है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूरे यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा पूरा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ हिंट दिया जा रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको अगर आपको विस्तृत पढ़ना है तो इसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए या तो सीरीज होनी चाहिए। और कुछ भी अगर आपके पास नहीं तो आप जो है हमसे इस चीज़ को बताइए, तो मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग को जो है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है लॉन्ग में भी उपलब्ध करा दूंगा। तो इसके लिए जो है आप लोग कमेंट करके बताएं। और बाकी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आपकी बुक में मिल जाएंगे। यहाँ से केवल ये जान लीजिए कि 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत शॉर्टकट में उसका उत्तर दिया हुआ है और बाकी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी पूरा लॉन्ग में जो है क्वेश्चन नहीं दिया गया है, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा, जो है इसको पढ़ते हुए ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी कि जो पेपर है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर से अपनाएंगे, लिखिए। तो देखिए भूकंप आने के कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए ज्वालामुखी विस्फोट और पृथ्वी का सिकुड़ना, बलन एवं भ्रंश, भू संतुलन, कृत्रिम। कौन कौन से भूकंप आने के कारण है, ज्वालामुखी विस्फोट है, पृथ्वी का सिकुड़ना है, बलन एवं भ्रंश, भू संतुलन और कृत्रिम। अब देखिए मनुष्य पर भूकंप का प्रभाव। तो देखिए मनुष्य पर भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है ये जान लीजिए। तो देखिए भूकंप मनुष्य के लिए प्रायः अभिशाप तथा कभी कभी वरदान सिद्ध होते हैं। देखिए कभी कभी जो भूकंप होते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी वरदान सिद्ध हो जाते हैं और कभी कभी अभिशाप हो जाते हैं। तो देखिए इसमें अनेक हानियां तथा कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए हानियां और लाभ दोनों चीजें बताई गई हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए हानियां जो हैं भूकंप से कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, इससे धन जन की अपार हानि होती है, यानी कि जब भूकंप आते हैं तो बहुत सारे घर गिर जाते हैं, कहीं धरती फट जाती है और इस तरीके से काफ़ी जो है धन और जन की हानि होती है। और फिर देखिए दूसरा है पॉइंट, एक बार भूकंप से नदियों के मार्ग के रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह रुक जाता है। कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में क्या हो जाती है, रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह जो है वो क्या होता है, रुक जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जिससे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है, यानी कि उसमें जो जलयान चलते हैं उनको क्या होती है, भारी क्षति जो है पहुंचती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे यातायात में बड़ी बाधा पड़ती है। भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे यातायात में बड़ी बाधा पड़ती है। फिर देखिए नेक्स्ट है लाभ, यानी कि इससे लाभ क्या क्या है वो भी जान लीजिए। ये तो हानियां हो गई, अब लाभ क्या है। देखिए भूकंप से जितनी क्षति होती है उसका 1/100 भाग भी लाभ नहीं होता है। कुछ अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित है, यानी कि 1/100 भाग भी लाभ नहीं होता है। हानि यानी कि ज्यादा होती है और जो लाभ है वो बिल्कुल ही कम होता है, यानी कि ना के बराबर एकदम जो है वो लाभ होता है। तो यहाँ पर कुछ अप्रत्यक्ष लाभ दिए गए हैं तो उनको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है, भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट है, भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है। इससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। भूकंप से क्या होता है, भूस्खलन क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है। इससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंपों से बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे पर्वत, पठार, घाटियां आदि कई नई स्थल कृतियों का जन्म होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार भूकंपीय भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। फिर देखिए भूकंप से बचने के उपाय। तो देखिए भूकंप से बचने के उपाय क्या हैं ये आप लोग जान लीजिए। देखिए पहला है पॉइंट यहाँ पर,
भूकंप के आने के समय विद्यालय या भवन से तुरंत बाहर खुले स्थान पर आ जाएं। ये सबको पता होगा, आप लोग भी जानते होंगे कि जब भूकंप आए तो आप लोगों को जहां पर खुला स्थान मिले वहां पर तुरंत, यानी कि ना तो पेड़ों के पास रहें और ना तो जो है घरों के अंदर रहें, तुरंत घर के बाहर और जहां पर जो है एकदम जो है खुला स्थान हो, ना तो वहां पर पेड़ हो और ना तो जो है कोई दीवार या घर की छत हो कोई, तो छत के नीचे ना रहें, ना तो दीवार के किनारे रहें और ना तो पेड़ के नीचे रहें और जो है खुले स्थान पर जाकर के खड़े हो जाएं। तो ये है भूकंप से बचने के उपाय। और देखिए दूसरा है मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकल कर आ जाएं। तो वही बात है इसमें भी कि जो है खुले स्थान पर तुरंत जो है चले जाएं। अगर मान लीजिए मकान बहुमंजिली का मतलब कई मंजिलों का है तो मकान से तुरंत निकल करके और जो है बाहर खुले स्थान पर चले जाएं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यानी कि ये जो 2017 का विज्ञान का पेपर था ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।